भूगोल का घटना चक्र पढ़ रहे थे और भूगोल के घटना चक्र में भारत का भूगोल चल रहा था। भारत के भूगोल में हम पढ़ चुके थे खाद्यान्न फसलों तक पढ़ चुके थे। अब हम अगला जो पढ़ेंगे वो नगदी फसलों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका नोट्स देखेंगे, फिर इसके क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देखेंगे बाद में नोट्स। नगदी फसलों में पहली जो हमारी नगदी फसल है वो है कपास। तो कपास टॉपिक को देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन फिर इसका नोट्स। तो पहला नंबर क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला कपास के बारे में है। वह फसल यानी फसल की विशेषता दिए हैं, फिर पूछ रहा है कौन सी फसल है। तो वह फसल उपोष्ण प्रकृति की है। उपोष्ण प्रकृति का मतलब क्या होता है, जैसे ये कर्क रेखा हो गई और ये मकर रेखा हो गई, इनके बीच का जो क्षेत्र होता है उष्ण होता है। इसके ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो उप उष्ण यानी उपोष्ण होता है। तो वह फसल जो उपोष्ण प्रकृति की है उसके लिए कठोर पाला हानिकारक होता है। अगर पाला ज़्यादा पड़ जाए तो हानिकारक हो जाता है। कम से कम 210 पाला रहित दिन होने चाहिए यानी दिवस होने चाहिए। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा होनी चाहिए जिसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है। उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल होती है। ये फसल कौन सी है, तो ये फसल जो पूरी विशेषता दी गई है ये कपास की फसल की विशेषता दी गई है कि कपास उपोष्ण प्रकृति का होता है, पाला हानिकारक होता है इसके लिए। 210 दिन ऐसे चाहिए जब पाला नहीं गिर रहा हो। वर्षा चाहिए 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में इसमें चाहिए। जो मिट्टी हो ऐसी होनी चाहिए कि पानी बह के निकल जाए। सुअपवाहित मृदा होनी चाहिए। नमी जो धारण कर सके ऐसा होना चाहिए। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। जो कपास है वो उपोष्ण जलवायु में खरीफ की फसल है यानी रबी खरीफ जायद, तो ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। इसके विकास के लिए 210 पाला रहित दिन होने चाहिए। मध्यम वर्षा यानी 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये सारी विशेषता होती है। दूसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है दोनों पॉइंट इसमें सही हैं। ठीक है, कौन से कथन सही हैं, तो दोनों सही हैं। कपास मुख्यतः खरीफ की फसल है और इसके उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर की मध्यम वर्षा जरूरत होती है। तो ये जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, देखिए 50 से 100 सेंटीमीटर यानी 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होती है और खरीफ की फसल है। दोनों पॉइंट सही हो गए कपास के बारे में। कपास क्या है, खरीफ की फसल है, नगदी फसल है और इसके उत्पादन के लिए जो तापमान होना चाहिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। कभी कभी 15 से कम या 43 से अधिक का तापमान सहन नहीं, यानी कपास में अगर 43 सेंटीग्रेड से अधिक चला गया, 15 से कम हो गया तो बेकार हो जाती है फसल। तो तापमान होना चाहिए करीब करीब, ये परास होना चाहिए तापमान का 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। यह उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। पाला हानिकारक होता है इसके लिए। ठीक है, और इसमें वर्षा कहीं कहीं वर्षा आती है कि 50 से 75 सेंटीमीटर, कहीं कहीं वर्षा 70 से 120 सेंटीमीटर तक आती है। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम उत्पादन करता है। तो कपास का अधिकतम उत्पादन हमारा ये, जैसे ये भारत अगर ऐसे करके मान लिया गया, जैसे भारत का ये बना दी, तो ज़्यादातर जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे कपास ज़्यादा पैदा होता है। जो ये वाला एरिया होता है यहाँ पे ज़्यादा कपास पैदा होता है। तो कहाँ बी नंबर दिया है, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में। उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में यानी ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में ज़्यादा कपास उगाया जाता है। ठीक है, अब ये नया डेटा है तो नया डेटा चेंज हो जाता है। एक मोटा माटी समझ लीजिए कि कपास राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक इन साइड होता है। ठीक है, यहाँ पे अगला जो हमारा पॉइंट है वो भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन है। तो ये करंट अफेयर का डेटा है, ये चेंज होता रहता है। ये याद रखिए कि गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना इन सब में बढ़िया मात्रा में कपास पैदा होता है। कहाँ, गुजरात में, महाराष्ट्र में, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे गुजरात है, ये महाराष्ट्र है और ये तेलंगाना, यहाँ पे कपास बहुत बड़ी मात्रा में होता है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है MPPCS का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में खंडवा और खरगोन जो क्षेत्र हैं उनको क्या कहते हैं, सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहते हैं। खंडवा और खरगोन को कहा जाता है मध्य प्रदेश में। छठवां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है। सोने के सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है, तो महाराष्ट्र में सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। ये काली मिट्टी, महाराष्ट्र में काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार है
और कपास की कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। महाराष्ट्र में ही सफ़ेद सोना या श्वेत सोना कहा जाता है। और सफ़ेद सोना का क्षेत्र किसको कहते हैं? तो सफ़ेद सोने का क्षेत्र, सफ़ेद सोना कपास को कहाँ कहते हैं? तो जो एमपी है वहाँ पे क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना कहते हैं किसको? कपास को। और सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहाँ है? वो एमपी में है, जो खंडवा और खरगोन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। जो अगला हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है वो देखते हैं इसको साफ करने के बाद में। कपास की अगर बात की जाए तो कौन से कथन सही हैं? तो 1 और 2 दोनों सही हैं। भारत कपास के पौधे का आदि निवास है, यानी भारत में ही कपास मतलब प्राचीन काल से पाया जाता है। चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, वहाँ भी कपास के साक्ष्य मिले हुए हैं। बाद के जो ग्रंथ आए हैं जैसे बहुत सारे, तो उनमें भी इसका वर्णन मिलता है। ठीक है। विश्व में भारत पहला देश है जहाँ कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन हुआ। यानी भारत में ही कपास में, यानी कपास का विकास भारत में ही माना जाता है, यही आदि निवास माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता जो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता, उसमें भी इसके सबूत देखे जा सकते हैं। और इसकी जो संकर किस्म है जब उत्पादित हुई तभी बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन संभव हुआ। तो दोनों कथन सही है। कपास जो है भारत का देशज पौधा है, यहीं इसका निवास स्थान माना जाता है। जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं ऋग्वेद, मनु स्मृति, इन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। और तो और हड़प्पा सभ्यता में भी इसके सबूत मिले हैं। साथ ही भारत विश्व का पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई थी। अगर बात करें 8वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? तो कपास के रेशे बीज से प्राप्त होते हैं। 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, क्यों? यानी कपास की फसल को गन्ने की फसल से वो करना पड़ रहा है प्रतिस्पर्धा, क्योंकि गन्ने की खेती पहले उत्तर भारत में होती थी, अब महाराष्ट्र वगैरह में भी होने लगी है, दक्षिण भारत के राज्यों में, क्योंकि लाभ ज़्यादा होता है। सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद हो गई। यानी जैसे ही महाराष्ट्र वगैरह राज्यों में सिंचाई की सुविधा का विकास हो गया तो लोग कपास की जगह गन्ना उपजाने लगे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा पैसा देती है, ज़्यादा लाभ वाली फसल होती है। ठीक है। तो काली मिट्टी का क्षेत्र है, ये कपास को गन्ने की फसल से यहाँ पे प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सिंचाई सुविधाओं का प्रसार हो गया है, और इसलिए सिंचाई सुविधाओं के प्रसार होने के बाद गन्ने की कृषि के लिए ये अनुकूल बन गई है और गन्ना ज़्यादा लाभप्रद है लोगों के लिए। 10वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो किसमें होता है? ये डेटा करंट अफेयर का है, अब देख लेंगे। करंट अफेयर में मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ कपास होता है, ये करंट अफेयर में हर साल चेंज होता रहता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं? तो सबसे ज़्यादा सूती मिलें हैं महाराष्ट्र में। अब इसका हम नोट्स देख लेते हैं। हमने क्वेश्चन देख लिया कपास से संबंधित, अब इसका नोट्स देखेंगे। भारत में कपास दूसरी प्रमुख मुद्रादायी फसल होती है, यानी सब दूसरे नंबर की ऐसी फसल है जो सबसे ज़्यादा जिससे पैसा पैदा होता है। सूती वस्त्र उद्योग जो हमारा होता है उसको कच्चा माल इसी से प्राप्त होता है, कपास से ही प्राप्त होता है। कपास मालवेसी कुल का पौधा है। कपास की विश्व में 2 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। पहला जो हमारा प्रथम देशज कपास है, दूसरा अमेरिकन कपास है। कपास भारत का देशज पौधा है, यानी अगर बात करें तो कपास के 2 वैरायटी, 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। एक है देसी कपास, देशज कपास, और दूसरा है अमेरिकन कपास। जो कपास जो है भारत का देशज पौधा है, इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में और मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। भारत विश्व का ऐसा पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन प्राप्त हुआ। यानी जब कपास की संकर किस्म विकसित हो गई, यानी कई फसलों को मिलाकर एक नई फसल बना दी गई, तभी इसका उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। कपास की कृषि के लिए अगर अगला पॉइंट बात करें तो कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी, कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक का उच्च तापमान होना चाहिए। पाला नहीं होना चाहिए, ऐसे 210 दिन होना चाहिए जहाँ पे पाला ओला नहीं पड़ना चाहिए। स्वच्छ आकाश होना चाहिए, धूप तेज और चमकदार होना चाहिए, 70 से 120 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। तो ये सारी विशेषता आपने देखा होगा। जो हमारा ये गुजरात वाला स्थान है, महाराष्ट्र वाला स्थान है, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पे कपास अच्छा होता है। कपास का विशेषता क्या है? काली मिट्टी में उग जाता है। 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक का उच्च तापमान हो, ऐसे 210 दिन हो जहाँ पाला और ओला ना पड़े, धूप अच्छी हो, तेज हो, चमकदार हो, वर्षा अच्छी हो, 70 से 120 सेंटीमीटर तक हो, तब अच्छा होता है। ठीक है। अगला जो हम पॉइंट देखते हैं वो है आर्थिक समीक्षा के अनुसार, तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये करंट अफेयर से संबंधित है। ठीक है। अगर बात करें पॉइंट की, तो जो हमारा
उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत है कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। यानी भारत में अगर ये मान लिया गया तो उत्तर पश्चिमी यानी ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, यानी ये राजस्थान वाला, गुजरात वाला, महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास उत्पादित होता है। फिर आर्थिक समीक्षा की बात कर रहा है, इसको भी छोड़ दिया जाए। आर्थिक समीक्षा की बात करें तो हर वर्ष चेंज होता रहता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ, देखिए कौन से राज्य हैं जो कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने में अग्रणी हैं। ये आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन ये इन्हीं में होता है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में। महाराष्ट्र में काली मिट्टी का व्यापक विस्तार है जो कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कपास को ही महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण कहा जाता है, यानी सफ़ेद सोना कहाँ कहते हैं, महाराष्ट्र में कहते हैं। और सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहाँ है, वो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कपास की कृषि मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भाग में मालवा के पठार और नर्मदा घाटी क्षेत्रों में होती है। यहाँ के प्रमुख कपास उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश में कपास उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? खंडवा, खरगोन, धार, देवास, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, नर्मदापुरम, राजगढ़। खंडवा और खरगोन ये मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं जहाँ पे कपास की खेती अच्छी होती है, इसीलिए खंडवा और खरगोन जो मध्य प्रदेश के जिले हैं इनको सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहते हैं। जो महाराष्ट्र है वहाँ पे श्वेत स्वर्ण यानी सफ़ेद सोना कहते हैं, और सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कपास के रेशे कपास के बीज से प्राप्त होते हैं। तो हमारा ये वाला कपास से संबंधित जो टॉपिक था वो पूरा हो गया। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है गन्ने से संबंधित। तो इसके सबसे पहले क्वेश्चन आंसर देखेंगे, बाद में इसका नोट्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन। तो अगला जो हमारा नकदी फसल है वो गन्ना है। अब गन्ना के पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, बाद में इसका नोट्स। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष यानी लीस्ट वाटर एफिशिएंट है। यानी वाटर दक्ष यानी वाटर इफिशिएंट का मतलब होता है, पानी इफिशिएंट का मतलब होता है कम पानी का यूज करें। तो कम सबसे यानी जो हमारी गन्ना होती है, गन्ना के लिए सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, तो यही लीस्ट वाटर एफिशिएंट हो गई। तो न्यूनतम जल दक्ष फसल कौन सी है, गन्ना है। गन्ना को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा जल की ज़रूरत होती है। अब इसी सिंचाई की सुविधा तो विकास हो गया है, तभी तो दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र वगैरह में गन्ने की खेती होने लगी है, पहले नहीं होती थी। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्र आता है। तो गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है, लेकिन अब ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। हो सकता है करंट अफेयर में नया आ जाए तो नया हो सकता है। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध आता है। यानी सबसे ज़्यादा सिंचाई किस फसल की होती है, गन्ने की होती है। ठीक है, गन्ने की खेती का जो क्षेत्र होता है उसकी सिंचाई 95% 95.29% क्षेत्रफल में होती है। यानी कहने का मतलब है, कौन सी ऐसी फसल है, किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र, जितना क्षेत्र बोया जाता है, खेती की जाती है, उसका सबसे ज़्यादा भाग सींचा जाता है, तो गन्ने में सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है। गन्ना उत्पादक राज्यों को घटते हुए क्रम में, तो ये करंट का डेटा होता है जब आप पढ़ेंगे कि कौन से शीर्ष 4 राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन करते हैं। फिर गन्ना कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ चीनी सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है, कौन से ऐसे राज्य हैं, कौन से ऐसे देश हैं जहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन करते हैं, कौन से ऐसे देश हैं जो विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी का निर्यात करते हैं, कौन सा ऐसा राज्य है जो आयात करता है। तो ये सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं। भारत में 5वें नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। तो अभी के लिए तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन ये करंट का डेटा चेंज भी हो जाता है। ठीक है, मतलब कुछ राज्य होते हैं उन्हीं में आगे पीछे होता रहता है। ये भी है किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है, ये भी करंट का हो गया। 2013 में ये भी करंट का हो गया। फिर अगर बात करें 8वां, तो ये काम का क्वेश्चन हो गया। 1 और 2 इसमें सही है, 2003 के IAS में आया है 1 और 2। चीनी उत्पादन के प्रक्रम में जब हम चीनी बना रहे होते हैं तो जो सीरा होता है एक बाई प्रोडक्ट, उप उत्पाद होता है। बिल्कुल सही बात है, जो सीरा जो गांव में जैसे गुड़ उड़ बनता है तो सीरा बचता है ना, तो चीनी बनाने में भी सीरा बचता है। चीनी कारखानों में चीनी मिलों से जो खोई निकाली गई जाती है, निकली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। तो खोई के बारे में गांव वाले लोग जो गांव में रहते हैं बहुत जानते होंगे। गुड़ उड़ बनता है तो पेराई जब होती है तो खोई निकलती है, और जो बचता है रेशे के रूप में, जो गन्ने का रस निकालने के बाद में जो बचता है वो बहुत बढ़िया जलता है। तो चीनी कारखानों में, चीनी मिलों में से निकाली गई खोई क्या होती है, भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, बहुत बढ़िया तेजी से चलता है। तो दोनों पॉइंट सही है। चीनी उत्पादन के प्रक्रम में सीरा क्या होता है, एक उप उत्पाद होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। इसका
सीरे का उपयोग एल्कोहल के निर्माण में किया जा सकता है, और जो खोई प्राप्त होती है इसका प्रयोग ईंधन के रूप में आप कर सकते हो। किस लिए? भाप बनाने के लिए कर सकते हो। चीनी का निर्माण मात्र गन्ने से नहीं चुकंदर से भी होता है, इसीलिए पॉइंट गलत हो गया, क्योंकि कह रहा है केवल गन्ने से ही चीनी बनाई जाती है, तो केवल गन्ने से नहीं चुकंदर से भी चीनी बनती है। 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपकरण के रूप में जाना जाता है क्या महत्व है? मतलब गन्ना उगाने की कई तकनीकें हैं, एक तकनीक है जिसका कहते हैं धारणीय गन्ना उपक्रमण। ये बहुत महत्वपूर्ण तकनीक होती है, इसके बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। इसमें 1 2 4 यानी 1 2 4 1 2 4 ये पॉइंट सही है। तो जो धारणीय गन्ना उपक्रमण जो तकनीक है, विधि है, उसमें क्या होता है, कृषि की जो पारंपरिक गन्ना उगाने की पद्धति होती है इसकी तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। यानी जो पारंपरिक तरीके से हम गन्ना उगा रहे थे उसमें ज़्यादा पैसा लगता है, लागत ज़्यादा आती है, लेकिन जो नई तकनीक है, नया तरीका है, नई विधि है धारणीय गन्ना उपक्रमण, इसमें लागत कम आती है। दूसरी चीज़ अगली होती है, इसमें चुअन ड्रिप यानी चुआ चुआ के, बूंद बूंद चू चू के सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। यानी ये जो नई विधि है इसमें हम ड्रिप सिंचाई का प्रयोग कर सकते हैं, पानी की बचत हो सकती है। फिर अगला जो हमारा पॉइंट जो सही है, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरा सस्यन की ज़्यादा गुंजाइश होती है। यानी पारंपरिक जो गन्ने की खेती होती है उसमें देखा हो केवल गन्ना गन्ना खेत में रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है गन्ना के साथ हम और कोई भी दूसरी फसल भी उपजा सकते हैं, उसका भी एक गुंजाइश होती है। इसमें तीसरा पॉइंट गलत क्यों हो गया? क्योंकि इसमें कह रहा है रासायनिक अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है, रासायनिक उर्वरकों और जैविक उर्वरकों का साथ साथ लगभग प्रयोग हो सकता है। चलिए इसमें देखते हैं, गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण या सतत गन्ना पहल के पद्धति भी कहा जाता है, इसका प्रारंभ भारत में गन्ने की खेती में सुधार हेतु 2009 में किया गया था। इस पद्धति का प्रारंभ इक्रिसैट और WWF की संयुक्त पहल के रूप में किया गया था। कृषि की जो पारंपरिक पद्धति होती है उसकी तुलना में इसमें बीज की लागत कम होती है, जो ड्रिप सिंचाई होती है उसका प्रभावकारी उपयोग हो जाता है। पारंपरिक पद्धति की तुलना में अंतरा सस्यन यानी एक साथ कई फसलें उगाना, इसकी ज़्यादा गुंजाइश होती है। इस पद्धति में अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों रसायनों का प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए गलत हो गया था एक पॉइंट हमारा। 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है, यानी जो उसमें शुगर होती है उसकी मात्रा कैसे घटती है? अगर गन्ना पक रहा है उसी अवधि में पाला गिर जाए, तभी कहते हैं 210 दिन होने चाहिए पाला रहित, जब पाला ना गिरे, ओला ना गिरे। तो पाला पकने की अवधि में अगर गन्ना पकने की अवधि में पाला गिर जाता है तो उसमें शुगर की मात्रा घट जाती है। गन्ना उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला पौधा है, यानी ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र होता है वहाँ पैदा होता है, इसीलिए क्यूबा में बहुत ज़्यादा गन्ना होता है, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्यूबा आता है। गन्ना उष्णकटिबंधीय जलवायु का पैदा है, इसके लिए उच्च तापमान यानी 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, पाला गन्ना में शर्करा की मात्रा को घटा देता है, फसल के उत्पादन को प्रभावित करता है। अब कह रहा है भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी कौन से हैं? तो ये अगर बात करें डेटा चेंज हो जाएगा, लेकिन उन्हीं में से आगे पीछे होता रहता है। तो सी नंबर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन्हीं में सबसे ज़्यादा चीनी बनती है। कभी किसी में ज़्यादा हो जाएगी इन्हीं में से, कभी इसमें ज़्यादा हो जाएगी, कभी इसमें ज़्यादा, लेकिन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन्हीं में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन बार बार किया जाता है, लगभग। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है 15-16 के अनुसार, देखिए 17 में क्वेश्चन आया, 15-16 का है तो इसको छोड़ देते हैं, करंट अफेयर का है। फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है सी इसमें सही है, 1 2 3 पॉइंट सही है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं क्या है, चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो विश्व में चीनी के उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। ये पॉइंट सही है कि जो चीनी का उत्पादन होता है भारत में, जितनी भी विश्व में चीनी बनती है, मान लो 100 किलोग्राम बनेगी तो 15 किलोग्राम भारत से उत्पादन हो जाती है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, तो पहला कपास हो जाएगा, दूसरा चीनी आधारित उद्योग हो जाएगा। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो ये भी बात सही आ जाती है, सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अब ये करंट का डेटा इसमें शामिल हो जाएगा तो ये क्वेश्चन अलग हो जाएगा। सबसे ज़्यादा उपभोक्ता भी हम चीनी भी सबसे ज़्यादा उपभोग करते हैं, खाते हैं यानी। ठीक है, अगला जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। कहाँ? शक्कर नगर कहाँ? आंध्र प्रदेश में है।
ठीक है। शक्कर नगर कहाँ पे अवस्थित है? तो ये पहले आंध्र प्रदेश में अवस्थित था, लेकिन वर्तमान में ये तेलंगाना में चला गया शक्कर नगर। 15वां, शक्कर का प्याला किसे कहते हैं? शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश को कहते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीनी बनती है इसीलिए, यानी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शक्कर का प्याला किसको कहते हैं? अपने यूपी को। चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? वही उत्तर प्रदेश। शक्कर का प्याला, कटोरा सभी उत्तर प्रदेश को ही कहा जाता है। अगर बात करें 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत की पहली चीनी मिल भी हमारे उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थापित की गई थी। इधर गोरखपुर पड़ता है, इधर बलिया पड़ता है, इधर पड़ता है देवरिया, यानी गोरखपुर बलिया, इधर देवरिया पड़ता है। ठीक है, यहीं पे प्रतापपुर नामक एक जगह है, वहीं पे सबसे पहली भारत की चीनी मिल स्थापित की गई थी। तो कहाँ? प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। वर्ष 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। 18वां नंबर क्वेश्चन है, किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिण भारत में चीनी के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की? यानी कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से जो चीनी उद्योग था, चीनी उद्योग से संबंधित मिलें थी, वो पहले उत्तर भारत में ज़्यादा थी, अब दक्षिण भारत में जा रहे हैं। तो उसके कई कारण हैं। सबसे पहला है कि दक्षिण भारत में गर्म जो जलवायु होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा समय तक बार बार फसलें उगाई जा सकती हैं, पेराई ज़्यादा समय तक की जा सकती है, नमी वाला आर्द्रता वाला मौसम होता है, सिंचाई की सुविधा ज़्यादा उपलब्ध हो गई है महाराष्ट्र वगैरह जगह में, तो ज़्यादा लाभ होता है, फसल भी वहाँ पे अच्छी होती है। तो कई ऐसे कारण होते हैं। देखिए 1 2 3 दिया, 1 2 3, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे दक्षिण भारत में क्या होता है? गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन भी अच्छा होता है, उच्चतर उत्पादन होता है। गन्ने में शुगर का मात्रा यानी शर्करा अधिक होती है। पेराई का अधिक लंबा समय होता है, क्योंकि जो उत्तर भारत में अगर मान लीजिए तो पेराई का समय यानी जो ह्यूमिडिटी होती है वो कम हो जाती है बहुत जल्दी, लेकिन दक्षिण भारत में बनी रहती है। इसकी व्याख्या देखते हैं तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, वही व्याख्या और कुछ नहीं। 19वां नंबर क्वेश्चन है, गन्ने में प्रजनन का कार्य कहाँ किया जा रहा है? कोयम्बटूर में किया जा रहा है। गन्ने में प्रजनन का कार्य कोयम्बटूर में किया जा रहा है, तमिलनाडु, कोयम्बटूर। 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना तमिलनाडु, कोयम्बटूर में की गई थी, इसीलिए कहते हैं गन्ना के प्रजनन का कार्य कोयम्बटूर में किया जा रहा है। गन्ना के बीज का उत्पादन कहाँ किया जा रहा है? तो जहाँ प्रजनन होगा, जहाँ प्रजनन होगा वहीं तो बीज उत्पादित होगा, तो गन्ने का बीज का उत्पादन कोयम्बटूर में किया जा रहा है। गन्ने की अर्धसाली फसल के पकने में कितना समय लेती है? अर्धसाली फसल पकने में 18 महीने का समय लेती है करीब करीब। ठीक है, ये महाराष्ट्र में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। जो अर्धसाली फसल है 18 महीने का समय लेती है, महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे उपजाई जा सकती है। 22वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कथन और कारण वाला है, चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है क्योंकि गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिण भारत में अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है। उत्तर भारत से जो चीनी उद्योग है दक्षिण भारत जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे उत्पादन भी ज़्यादा होता है, रस भी ज़्यादा होता है, जो पेराई का जो सीजन होता है वो भी लंबा बना रहता है। ठीक है, इन सभी कारणों से ऐसा हो रहा है। दक्षिण भारत में अधिक चीनी उद्योग विकसित होता चला जा रहा है। इसके पीछे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु चीनी के प्रमुख उत्पादक हैं। ठीक है, यहाँ पे अनुकूल जलवायु भी होती है गन्ना उत्पादन के लिए। काली मृदा का क्षेत्र है जो उपजाऊ होता है। नमी संरक्षण करने की क्षमता होती है। ट्यूबवेल से सिंचाई का विकास हो गया है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ गन्ने की उच्च उत्पादकता है, यानी प्रति हेक्टेयर ज़्यादा पैदावार होती है। गन्ना जो यहाँ पे पैदा होता है उसमें रस भी अधिक होता है, चीनी शुगर भी ज़्यादा होता है। 23वां नंबर क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। यानी उत्पादन अधिक है उत्तर प्रदेश में लेकिन उत्पादकता कम है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित है। तो दोनों पॉइंट सही हैं। महाराष्ट्र में जो ज़्यादातर चीनी मिल है वो कहाँ है? देखिए दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा। महाराष्ट्र में जो ज़्यादातर चीनी मिलें हैं वो सहकारी क्षेत्र कोऑपरेट सेक्टर के अंतर्गत आती हैं, लेकिन इसका ये कारण नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या है? क्षेत्र ज़्यादा है, गन्ना ज़्यादा भाग में पैदा होता है, लेकिन हमारे यहाँ उत्पादकता ज़्यादा नहीं है। हो सकता है जैसे महाराष्ट्र में 1 बीघा में 100 किलो गन्ना पैदा होगा तो हमारे यहाँ पे मान लो 80 किलो ही पैदा होगा। तो उत्पादकता हमारे यहाँ पे कम है लेकिन उत्पादन ज़्यादा होता है क्योंकि ज़्यादा क्षेत्र में ये फसल पैदा की जाती है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन, चलिए इसका पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र की विशेषता है, महाराष्ट्र क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। जहाँ महाराष्ट्र विषुवत रेखा के पास ही में तो अवस्थित है, उत्तर प्रदेश ऊपर अवस्थित है, विषुवत रेखा के पास अवस्थित है, इसलिए महाराष्ट्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। यहाँ लंबी धूप होती है, साफ मौसम होता है और ठंडी रातों के कारण गन्ने की फसल की उत्पादकता अधिक होती है। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश उष्णकटिबंधीय में नहीं है बल्कि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है।
क्योंकि उत्तर प्रदेश के दक्षिण से कर्क रेखा होकर जाती है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है, इन्हीं बीच के बीच में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। उत्तर प्रदेश हमारा यहाँ पे पड़ता है, तो इसीलिए उपोष्ण कटिबंध में हमारा उत्तर प्रदेश उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। यहाँ उत्तर प्रदेश में बाढ़ आती रहती है, जल का जमा होता रहता है, फसलों में कभी कभी कीड़े लग जाते हैं, रोग आ जाते हैं, इसके कारण गन्ने की फसल की उत्पादकता कम हो जाती है। महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन का अधिकांश हिस्सा सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा किया जाता है, ठीक है। 24वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है CO 1148, ये क्या है? CO 1148 गन्ने की एक फसल है, ठीक है, गन्ने की एक फसल की प्रजाति है। अब इसके क्वेश्चन देख चुके, अब हम इसका नोट्स देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गन्ने की बात करें, एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, यानी उष्णकटिबंधीय में ज़्यादा अच्छे से उगता है, यानी ये कर्क रेखा मान लीजिए, इसको कर्क रेखा मान लीजिए, इधर मकर रेखा, तो यहाँ पे जो क्षेत्र होता है वहाँ सबसे अच्छी तेजी से उगता है, ठीक है। एवं उपोष्ण कटिबंध में भी ये उग सकता है, इसीलिए तो उत्तर प्रदेश में उगता है। यानी गन्ना एक उष्ण कटिबंध और उष्णकटिबंधीय पौधा है, लेकिन उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी जहाँ गर्म और आर्द्र दशाएं होती हैं वहाँ पे उग सकता है, ठीक है। अगर अगला बात करें, अंतर्गत उत्तरी भारत में भी उगाया जा सकता है। गन्ना ग्रेमिनी कुल का पौधा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कुल का पौधा है? तो उष्णकटिबंधीय पौधा है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। ये ग्रेमिनी कुल का पौधा है, ठीक है। अगर बात करें तो इसके लिए उच्च तापमान की जरूरत होती है, कितना? 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक के उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर होने चाहिए। 2000 जो 22-23 का डेटा है, इसके अनुसार कह रहा है गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्र, गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि, यानी सबसे ज़्यादा खेती, खेत में जो क्षेत्रफल होता है, सबसे बड़े बड़े खेतों में कहाँ खेती की जाती है? तो पहले ये सबसे ज़्यादा वाले क्षेत्र हो जाते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यही होते हैं। इनमें बदलता रहता है, कभी महाराष्ट्र में ज़्यादा क्षेत्र में खेती हो जाएगी, कभी उत्तर प्रदेश में हो जाए। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में खेती होती है, लेकिन उत्पादकता हमारे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में होती है। अगला हमारा पॉइंट है, भारत में शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र गन्ना होता है। यानी जितना भी गन्ना बोया जाता है उसका, जैसे सब फसल बोई जाती है, लेकिन जो परसेंटेज मात्रा में सिंचाई होती है वो सबसे ज़्यादा गन्ना की होती है। 98.73% भाग गन्ने का सिंचित होता है। आर्थिक समीक्षा में कुछ डेटा दिया जा रहा है, ये चेंज हो जाएगा, इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब इतना जो करंट अफेयर में आएगा तो ये याद रखिएगा, शीर्ष उत्पादक कौन है, 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है, तो इन्हीं में आगे पीछे होता रहेगा। कभी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन्हीं में आगे पीछे होता रहेगा, कभी कोई ज़्यादा उत्पादन करेगा, कभी कोई ज़्यादा। तो शीर्ष 3 गन्ना उत्पादक राज्य होते हैं, इनको देखना पड़ेगा करंट अफेयर के हिसाब से। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम, यानी धारणी गन्ना उपक्रमण जिसे कहा जाता है। सतत गन्ना पहल एक गन्ना उपजाने की जो पारंपरिक विधि थी उससे एक नई विधि है, जिससे ज़्यादा उत्पादन होता है, पानी का अच्छे से इस्तेमाल होता है, गन्ना अच्छा पैदा होता है, यानी सतत गन्ना पहल। इसका प्रारंभ भारत में गन्ने की खेती में सुधार करने के लिए 2009 में किया गया था। 2 लोगों ने मिलकर किया, 2 संस्थाओं ने, एक क्रीसेट और WWF, इन्होंने इसको मिलकर इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। संयुक्त पहल से इसको शुरू किया गया था। कृषि की जो प्रारंभिक पद्धति थी जिसमें गन्ना उपजाऊ किया जाता था, उसकी तुलना में जो ये नई पहल है, सतत वाली पहल है, इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इसमें जो ड्रिप सिंचाई होती है उसका लाभकारी प्रयोग किया जा सकता है, यानी पानी की कम ज़रूरत होती है, फिर ठीक है। इसमें अंतरा सस्यन की ज़्यादा गुंजाइश होती है। अंतरा सस्यन का मतलब होता है इंटरक्रॉपिंग, यानी कई फसलें एक साथ उपजा सकते हो। देखोगे पुराने तरीके से जो गन्ना उपजाते हैं केवल गन्ना होता है, गन्ने के खेत में केवल गन्ना होगा, लेकिन जो नई पद्धति उसमें दूसरी फसल भी उपजा सकते हो। इसमें रासायनिक जो उर्वरक होते हैं, अन्य रासायनिक होते हैं, यानी कार्बनिक अकार्बनिक दोनों तरह के रासायनिकों का इसमें प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। अगर अगला जो हम पॉइंट करें तो गन्ने के प्रजनन का जो कार्य होता है, जो गन्ना का प्रजनन कराया जाता है कोयम्बटूर में कराया जाता है, वहीं पे इसके बीज बनते हैं। 1912 में कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई थी। गन्ने के प्रजनन का कार्य कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया जाता है, वहीं पे गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना हुई थी 1912 में। 1969 में गन्ना प्रजनन संस्थान को ICAR का भाग बना दिया गया था। अब गन्ना की एक फसल है
अडसाली फसल, गन्ने की अडसाली फसल की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। यानी अडसाली जो फसल होती है वो 18 महीने की होती है, और गन्ने की फसल है, अडसाली फसल गन्ने की फसल है, महाराष्ट्र में होती है जहाँ पे कम वर्षा होती है, और 16 से 18 महीनों में पक जाती है। अगला जो हमारा पॉइंट होता है, कह रहा है भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जबकि चीन दूसरे स्थान पर है। तो चीनी का सबसे ज़्यादा खा कौन लेता है? हम ही लोग खा लेते हैं भारत में, फिर चीन खाता है। हो सकता है आगे चल के डेटा चेंज हो जाए, लेकिन अभी के लिए यही है। अगर बात करें प्रथम चीनी मिल की, तो भारत की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी हमारे देवरिया जिले में। देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी भारत की पहली चीनी। उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला भी कहा जाता है। ठीक है, शक्कर का प्याला किसको कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला कहा जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है, प्रारंभ में उत्तर प्रदेश और बिहार मुख्य चीनी उत्पादक राज्य थे, लेकिन किंतु बाद में दक्षिण भारत में अनुकूल जलवायु होने के कारण, काली मिट्टी का क्षेत्र होने के कारण, नमी संरक्षण की क्षमता है, ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई का विकास हो गया। इस कारण दक्षिण भारत में चीनी उद्योग का स्थानांतरण धीरे धीरे हो रहा है और हो चुका है, क्योंकि दक्षिण भारत में गन्ने की उच्च उत्पादकता है, अच्छा पैदावार है, वहाँ पे शर्करा की मात्रा होती है ज़्यादा, शुगर ज़्यादा होती है, इसीलिए दक्षिण भारत में स्थानांतरित होते चले जा रहे। अब डेटा कह रहा है सीड्स, कह रहा है चीनी उत्पादक कौन कौन से हैं, तो इनको याद कर लेना है। तो कभी महाराष्ट्र हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यही आगे पीछे होते रहते हैं। भारत में सूती वस्त्र के बाद चीनी उद्योग, सूती वस्त्र सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, उसके बाद आता है चीनी उद्योग। तो चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। और अगर बात करें 24-25 के डेटा को, तो विश्व में चीनी के सबसे बड़े उत्पादक कौन कौन से हैं, तो ये बदलते रहते हैं। भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, हो सकता है आगे चल के पहले नंबर में हो जाए। ठीक है, तो विश्व में ये डेटा आएगा, जब क्वेश्चन आए तो याद कर लेना कि विश्व में सबसे बड़े चीनी के उत्पादक कौन है, तो उसमें भारत का विभिन्न नाम हो सकता है। फिर 24-25 का डेटा कह रहा कुल कितना चीनी उत्पादन हो सकता है, सबसे बड़े कौन से चीनी का, यानी सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन करने वाले देश कौन से हैं, भारत में कुल कितना चीनी का उत्पादन होता है, कौन सबसे ज़्यादा चीनी का निर्यात करता है, भारत विश्व में कितना % चीनी का उत्पादन करता है, ये सब करंट अफेयर का पॉइंट है, इनको याद कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक, जो भूगोल का हमारा घटना चक्र चल रहा है, उसमें हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम पूरा कर चुके हैं, नगदी फसलें पूरे कर चुके हैं। अब हम देखेंगे तिलहन और दलहन, ये दो चीज़ें देखेंगे, तिलहन और दलहन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा तिलहन चैप्टर है, उसका हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, बाद में इसका नोट्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके हम क्वेश्चन आंसर, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हैं, कम से कम 20-30 हैं बस। पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है, नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? तिलहन मतलब तेल जिससे निकलता है, सूरजमुखी। सूरजमुखी देखिए तेल निकलता है, बाकी सब मसूर से तेल नहीं निकलता। यह दाल है, लोबिया भी एक प्रकार की दाल होती है। तो प्रमुख तिलहनी फसलें कौन कौन सी होती है जिनसे तिलहनी मतलब जिनसे तेल निकलता है? तोरिया, जिसको ओए, सरसों, तिल से भी तेल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी, बिनौला, ये सभी होती हैं। पीत क्रांति यानी पीली क्रांति किससे संबंधित है? उसी से, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। विभिन्न प्रकार की क्रांतियाँ दी हुई हैं, पीली क्रांति, काली क्रांति, हरित क्रांति, लाल क्रांति। ठीक है, तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन के उत्पादन से है, काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम के उत्पादन से है, नीली क्रांति मछली पालन, मत्स्य पालन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, लाल क्रांति, लाल क्या होता है? टमाटर होता है, मांस होता है, उसके उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध, सफ़ेद होता है कि नहीं होता दूध। तो तीसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है पीत या पीली क्रांति, वही तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी होती है? यानी जहाँ पे ज़्यादा पानी ना हो, ऐसी भूमि में क्या हो सकता है? तो ऐसी भूमि में मूंगफली उगा देते, तभी तो राजस्थान में मूंगफली होती है, गुजरात में मूंगफली होती है, जहाँ पे पानी कम होता है। ठीक है, तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली होती है। ये शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित कृषि फसल होती है। गेहूं क्या है? गेहूं की विशेषता बता रहा है, गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय रबी की फसल है, जिसे सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। यानी गेहूं रबी की फसल होती है और इसके सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में इसको उगाया जा सकता है। गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय फसल है और इसको भी सिंचाई वाले क्षेत्रों में, जहाँ आर्द्र उपाद्र जलवायु वाले होते हैं, वहीं उगाया जा सकता है। लेकिन मूंगफली को शुष्क क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। पेगिंग क्या होता है?
पेगिंग का मतलब होता है जैसे मूंगफली है तो मूंगफली का ये फूल होता है, ठीक है, ऐसे करके। तो जब फूल झड़ जाता है तो उसका बचा हुआ भाग, उसका जड़ ऐसे करके मिट्टी में घुस जाती है, वही बढ़ के मूंगफली बन जाती है। तो उसी विधि को कहते हैं पेगिंग, ठीक है। तो पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है मूंगफली की। पेगिंग मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया होती है। पॉलिनेशन यानी परागण के बाद में जब स्त्री स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं परागण। तो परागण के बाद में फूल का जो अवशेष भाग बचता है उसका आधार से यानी नीचे से पेग निकल के जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़कर जमीन के भीतर चला जाता है और वहाँ पे वृद्धि करता है। 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, 2, 3, 5, 2001। तो सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक आपको पता करना रहेगा। बार बार इसमें चेंज भी हो सकता है, लेकिन राज्य मध्य प्रदेश ही लगभग ज़्यादातर रहता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश है अग्रणी उत्पादक। 3 अग्रणी उत्पादक है कौन कौन से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। इन्हीं में से कोई आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमेशा के हमेशा यही रहता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। देखिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इधर 5.47 है, 5.26 है, तो हो सकता है आगे चल के महाराष्ट्र पहले नंबर पे आ जाए, लेकिन यही आगे पीछे रहेंगे। अगला नंबर जो हमारा कैसा है, सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन, तो वही इस समय मध्य प्रदेश है, ठीक है। अगला जो हमारा कह रहा है महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक मध्य प्रदेश। 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का यानी सोयाबीन की खेती के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ है, वही मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है और वहीं सबसे ज़्यादा पैदा होता है। तो देश के कुल सोयाबीन कृषि क्षेत्र का 43% कहाँ है, मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है। और दूसरा स्थान आता है महाराष्ट्र का। यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्र कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र जहाँ पे इसकी सोयाबीन की खेती होती है, सबसे ज़्यादा बड़े बड़े जो खेत हैं वो कहाँ हैं, बड़े नंबर पे ज़्यादा खेत हैं वो हैं मध्य प्रदेश में। 43% क्षेत्र शामिल है मध्य प्रदेश में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है देखिए 92-93 करंट अफेयर है, 93 में पूछा गया है, ये छोड़ देते हैं, ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन है भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। तो तिलहन, तो ये भी जो नया आर्थिकी रहेगी उससे संबंधित कह रहा है, तिलहन उत्पादक शीर्ष 3 राज्य। तो इसको आपको ये याद रखना है, तिलहन का उत्पादन शीर्ष 3 राज्य कौन कर सकते हैं। तो राजस्थान भी कभी आगे हो सकता है, कभी मध्य प्रदेश, कभी गुजरात, लेकिन यही 3 शीर्ष राज्य हो सकते हैं नहीं आगे। यानी तिलहन उत्पादक राज्य, सबसे बड़े राज्य, मूंगफली का उत्पादन का सबसे बड़े राज्य, यही सब इसमें देखना रहेगा। 21-22 का डेटा देखो, 22 में पूछा गया है, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। फिर मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो मूंगफली का अगर मोटा माटी समझो तो कौन सा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश यहीं पे होता है। देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश यहीं होता है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुजरात में मूंगफली होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मूंगफली कहाँ होती है, गुजरात में। 15 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली के क्षेत्र के अंतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मूंगफली पैदा तो कम होती है लेकिन उत्पादकता ज़्यादा है। यानी 1 बीघा में जितनी मूंगफली पश्चिम बंगाल में पैदा हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो अन्य क्षेत्रों में कम पैदा होगी। ये डेटा चेंज होता रहेगा, इसको देखेंगे। यानी उत्पादकता के मामले में, मूंगफली की उत्पादकता के मामले में पश्चिम बंगाल बहुत अधिक है। फिर निम्न में से असंबद्ध उत्पाद को बाहर निकालिए, यानी कौन सा एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तिल से भी तेल निकलता है, अरंडी से भी तेल निकलता है, सरसों से भी निकलता है, मूंगफली से निकलता है। इसमें कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। इसमें एक और तर्क लगाया जा सकता है कि मूंगफली पौधे की जड़ से प्राप्त होती है जबकि अन्य सभी पौधे पुष्प से पैदा होते हैं। 17वां नंबर, राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है। तो राजस्थान है सरसों के उत्पादन में प्रमुख है। तो ये भी करंट से संबंधित है, इसको भी कोई मतलब नहीं है देखने का। 18वां नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए, ये भी किस फसल में कौन सा आगे क्षेत्र है, ठीक है। तो ए नंबर कहाँ पे है, ये गुजरात है। देखिए गुजरात में मूंगफली सबसे ज़्यादा हो रही है। बी नंबर गन्ना है, महाराष्ट्र में हो रहा है, कभी उत्तर प्रदेश में भी हो जाता है। सी है रागी, यहाँ उड़ीसा साइड हो रहा है। और तम्बाकू है, डी यहाँ पे हो रहा है। तो ये आईएएस का क्वेश्चन है, 97-98 में ऐसे ही आईएएस में पूछे जाते थे। तो इसका रटने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि चेंज हो जाते हैं, ठीक है। 19वां नंबर, भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन फसलें कौन कौन सी मुख्य तिलहन फसलें हैं जो भारत में उत्पादित होती हैं। तो ये देखिए डेटा चेंज हो जाता है। वरुणा किसकी प्रजाति है। वरुणा प्रजाति है सरसों की एक प्रजाति है। वरुणा की जो सरसों
तिलहनी फसल है सरसों, और वरुणा उसकी एक प्रजाति है। सरसों की अन्य प्रजाति कौन सी हैं? सरसों की अन्य प्रजातियां हैं पूसा गोल्ड, पूसा जय किसान, वरुणा। पूसा गोल्ड किसकी प्रजाति है? तो वही सरसों की प्रजाति है। पीताम्बरी किसकी प्रजाति है? सरसों की प्रजाति है। ज़्यादातर याद ये रहे कि जो करंट अफेयर में है उसको याद करना हो। जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। जिप्सम की सबसे ज़्यादा मात्रा किसके लिए आवश्यकता होती है? तो अगर मूंगफली की, ये इंपॉर्टेंट बात है, मूंगफली की खेती करना चाहते हो तो जो ज़मीन है उसमें जिप्सम होना चाहिए। तो जिप्सम की खेती के लिए मूंगफली आवश्यक है। ठीक है। 24वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो मूंगफली की प्रजाति है। ये देखिए, चना की उन्नत प्रजाति, कपास की, मूंगफली की, गेहूं की कुंदन, कल्याण, सोना, सोनालिका है। सोनालिका किसकी है? गेहूं की। मूंगफली है चित्रा, चंद्रा, कौशल। कपास की देसी श्यामली, सुविन, सुजाता। चना की पंत, G111, गौरव, राधे। ये सब हैं। इतना ध्यान देने की बस मोटा माटी एक बार देख लीजिए सरसरी निगाह में। ठीक है। 25वां, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तो सबसे ज़्यादा तेल होता है, तिल में तेल होता है सबसे ज़्यादा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तिल में तेल कितना परसेंट है? लगभग तिल में 52% की लगभग तेल होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्योंकि ये कभी नहीं बदलेगा। तिल में 52% तेल हो गया। सूरजमुखी में उसके बाद में सबसे ज़्यादा मूंगफली में तेल हो गया, सबसे ज़्यादा तिल में हो गया, फिर मूंगफली में 48% हो गया। फिर उसके बाद आता है सूरजमुखी में तेल 42%, फिर आता है सोयाबीन में 40%। तो सबसे ज़्यादा तेल किस में आता है? सबसे ज़्यादा होता है तिल में, फिर होता है मूंगफली में। ठीक है। कुसुम, 26वां नंबर क्वेश्चन है, कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कार्थेमस टिंक्टोरियस। ये कुसुम तिलहनी फसल है, इसका नाम क्या है? कार्थेमस टिंक्टोरियम। अब इसका नोट्स देख लेते हैं। तिलहन के जो क्वेश्चन आंसर थे वो खत्म हो गए, अब नोट्स देख लेते हैं। तिलहन यानी जो तेल वाली फसलें होती हैं, जितने भी तेल से वसा यानी फैट के मुख्य स्रोत होते हैं। भारत की प्रमुख तिलहनी फसलों में अगर बात करें, तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी, बिनौला, ये सभी बिनौला भी है। पीत क्रांति का संबंध किससे है? पीला कौन होता है? सरसों। पीत क्रांति का संबंध तिलहन के उत्पादन से है। तिलहन से तेल और खली निकलता है। जब आपने देखा होगा तेल पिरा में जाओ आप, कभी भी जाएं तो कड़ू तेल लेके आइए तो उसमें तेल आपको दे देगा, खली दे देगा। तो तेल और खली प्राप्त होता है, और जो खली बचती है उसका प्रयोग आप स्नेहक के रूप में, वार्निश के रूप में, औषधि बनाने में, सुगंधित पदार्थ बनाने में, जानवरों को खिलाने में, मोमबत्ती, साबुन बनाने में, उर्वरक बनाने में, पशु आहार बनाने में किया जाता है। अब कह रहा है आर्थिक समीक्षा के अनुसार कुछ डेटा है, तो कुल उत्पादन, तिलहन उत्पादन किन राज्यों में होता है? ये करंट का क्वेश्चन है कि देश में कुल कितना तिल का उत्पादन होता है, कौन से सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं तिलहन के, ये सभी याद करना रहेगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसके पश्चात इनका मूंगफली, अगला जो पॉइंट है मूंगफली के बारे में है, वो खत्म हो गया। तो मूंगफली भी एक प्रमुख तिलहनी फसल है। ये वनस्पति प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। ये उष्णकटिबंधीय पौधा है। मूंगफली तिलहनी फसल है, प्रोटीन का अच्छा साधन है, उष्णकटिबंधीय पौधा है। 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 50 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा की जरूरत होती है। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इसको गरीबों का काजू कहते हैं मूंगफली को। पेगिंग एक आवश्यक बुद्धि होती है, जिसमें क्या होता है कि मूंगफली की जो फसल होती है में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया होती है। इसमें पॉलिनेशन के बाद, परागण के बाद, फूल के अवशेष भाग के आधार से यानी फूल जैसे उसके आधार से पेग निकल के जमीन में गड़ जाता है और मूंगफली बन जाता है। आधार से पेग निकलकर जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़कर जमीन के भीतर वृद्धि करता है। मूंगफली की फसल के लिए जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता किसके लिए होती है? मूंगफली की खेती करना चाहते हैं तो मिट्टी में जिप्सम होना चाहिए। मूंगफली की फसल के लिए जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। अब फिर आ गया 23-24 के डेटा के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा कितना भारत में मूंगफली का उत्पादन होता है, मूंगफली के उत्पादक अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, ये सभी होगा। अगला हमारा है सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन क्या है? एक खाद्य तेल है। इसके अलावा प्रोटीन का भी एक अच्छा स्रोत होता है। इसके लिए 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, अम्लीय मिट्टी चाहिए। ये याद रखना सोयाबीन के लिए कि इसके लिए 6 से 6.5 pH मान वाली अम्लीय दोमट मिट्टी की ज़रूरत होती है। ठीक है। सोयाबीन का अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये खरीफ की फसल है। सोयाबीन के लिए अम्लीय मिट्टी की ज़रूरत होती है। खरीफ की ये फसल है, इसीलिए जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। और इस फसल को, जो खरीफ की जो हमारी सोयाबीन की फसल होती है, सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। 3 से 4 बार इसको सिंचाई करनी पड़ती है। तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा
सोयाबीन की खेती कहाँ पे होती है? तो सोयाबीन की खेती सबसे बड़े क्षेत्रफल में कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश में होती है। ठीक है, कुल जितनी भी भारत में खेती होती है सोयाबीन की, तो कुल सोयाबीन के कृषि क्षेत्र का 43.9% क्षेत्र कहाँ पे है? वहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। कुल 52 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सोयाबीन की खेती होती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा खेती कहाँ किस क्षेत्र में होती है? तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में होती है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार कह 3 अग्रणी सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो ये डेटा बदल जाएगा। ठीक है, तिल और अगला हमारा है सरसों, तिलहनी फसल। भारत की प्रमुख तिलहनी फसल है, ये रबी की फसल है। कुछ रबी की फसल है, कुछ खरीफ की फसल है। तो सरसों हमारा गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, तो सरसों किसका? रबी की फसल है। 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की जरूरत, 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है क्योंकि रबी की फसल है। फरवरी मार्च में काटी जाएगी। आर्थिक समीक्षा के अनुसार क्या है? शीर्ष सरसों उत्पादक राज्य कौन कौन से होंगे? दूसरे नंबर में कौन सा होगा? तीसरे नंबर में कौन सा होगा? सरसों की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सरसों की प्रमुख प्रजातियां ये नहीं बदलेंगी। सरसों की प्रमुख प्रजातियों में पूसा गोल्ड, पूसा जय किसान, वरुणा है। ये पीताम्बरी भी पीली सरसों की एक प्रजाति है। तो इस तरह हमारे पूरे हुए। अगला हम टॉपिक देखते हैं। जो अगला हमारा चैप्टर है वो दलहन के बारे में है। तो दलहन के पहले हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, बाद में इसका नोट्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दलहन के बारे में। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है वो है, इसका एक सही है, केवल एक इसका सही है। क्या? भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमारा टॉपिक है वो दलहन से संबंधित है। तो दलहन से संबंधित है तो पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, बाद में इसका नोट्स देखेंगे। तो क्वेश्चन आंसर में पहला जो हमारा क्वेश्चन आंसर है वह है, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ही इसका सही है। पहला क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया 2020 में। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। यानी उड़द आप दोनों में उगा सकते हो, चाहे रबी की चाहे ठंडी में बो, चाहे गर्मी में बो, चाहे जब काटो। ठीक है, उड़द उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। यह उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में, ये जो उड़द है ना, उष्णकटिबंध में उगने वाली फसल है। उत्तर भारत में ये क्या कहते हैं, खरीफ के मौसम में, जबकि दक्षिण भारत में रबी और खरीफ दोनों मौसम में इसकी खेती की जा सकती है। ठीक है, तो यही इसका हो जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक और उपभोक्ता है? तो दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक और उपभोक्ता भारत ही है। भारत सबसे ज़्यादा मात्रा में दालों का उत्पादन करता है और उनको खा भी जाता है और आयात भी करता है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता? तो दालें नहीं निर्यात किया जाता, बाकी चावल, गेहूं, चीनी निर्यात किए जाते। दालें इतनी ज़्यादा खाई जाती हैं कि इनका तो आयात करना पड़ता है। ठीक है, चौथा नंबर कथन और कारण वाला है। भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की कमी नहीं है। ठीक है, क्योंकि दालों की मांग की वरीयता है। देखिए, भारत में दालों की कमी है इसीलिए तो दाल आयात किया जाता है, लेकिन प्रोटीन की कमी नहीं है क्योंकि प्रोटीन के बहुत सारे दूसरे साधन हैं, इसलिए प्रोटीन की कमी नहीं है। दालों की मांग क्यों ज़्यादा है? क्योंकि दालों को लोग वरीयता देते हैं। तो दोनों सही हैं और दोनों उसकी व्याख्या भी सही हो रही है। भारत में देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में दालों की कमी है लेकिन प्रोटीन के अन्य स्रोत उपलब्ध हैं और दूसरी चीज़ें भी तो खा सकते हो, यानी अन्य स्रोतों की कमी नहीं है। यहाँ दालों की कमी का कारण उसका मांग अधिक होना है। ठीक है, दालों के उत्पादन में भारत अग्रणी है लेकिन फिर भी आयात करना पड़ता है क्योंकि हम ज़्यादा खा जाते हैं दालें। पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक साथ ही साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक है? तो ये दलहन ही हो जाएगी। ठीक है, छठवां नंबर क्वेश्चन है, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये बदल सकता है, कभी कभी है तो ऐसे मध्य प्रदेश, लेकिन ये बदल सकता है, करंट अफेयर का है। सातवां, फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन यानी नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है। तो जो दलहनी फसलें होती हैं वो क्या करती हैं, हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण कर देती हैं। यानी जितनी भी दलहनी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दलहनी फसलों में हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। जो फली वाली फसलें होती हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देती हैं। आठवां, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन
स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। यानी राइजोबियम द्वारा अगर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना है तो कोबाल्ट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। विटामिन बी ट्वेल्व के संश्लेषण में सहायक होता है। कोबाल्ट जो है विटामिन बी ट्वेल्व के संश्लेषण में सहायक होता है। और कोबाल्ट जब उपस्थित होता है तो राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है। यानी अगर राइजोबियम से अगर आपको नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कराना है, ठीक है, तो कोबाल्ट आवश्यक होने चाहिए। कोबाल्ट क्या होता है, विटामिन बी 12 के संश्लेषण में भी सहायक होता है। यह प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया होता है। तो राइजोबियम क्या है, जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उनकी गांठें होती हैं जमीन में, तो उनमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है जब कोबाल्ट उपस्थित होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही, नीलम जो है अरहर की प्रजाति नहीं है बल्कि आम की प्रजाति है। तो प्रजाति है नीलम, किसकी प्रजाति है, आम की प्रजाति है। सरसों की एक प्रजाति है वरुणा, मसूर की एक प्रजाति है पंत 406। यानी नीलम किसकी प्रजाति है, आम की प्रजाति है। ठीक है, मूंगफली की प्रजाति है चंद्रा, चंद्रा किसकी है, मूंगफली की प्रजाति है। अगला जो 10वां नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण न करने वाली दलहनी फसलें कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी करती हैं, जितनी दलहनी फसलें होती हैं सब करती हैं। अब इसमें कह रहा है नहीं करती, तभी देखिए विवादित हो गया। चना, मटर, मूंग की फसलें वायुमंडल के नाइट्रोजन यानी नत्रजन का स्थिरीकरण करती हैं, जबकि यह कहना गलत होगा कि राजमा फसल वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एकदम नहीं करती है। राजमा भी करती है। यानी वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली फसल तो इसमें सारी फसलें कर रही, चना भी करती है, मटर भी करती है, मूंग भी करती है, राजमा, ये वायुमंडल के नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण कर देती हैं। अगला जो हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है दलहनी फसलों में, जितनी भी दाल वाली फसलें होती हैं उनमें संतुलित खाद का अनुपात कितना होता है। यानी कि संतुलित मात्रा में जो खाद प्रयोग की जाती है उसमें 1:2 के अनुपात में होता है। यानी नाइट्रोजन फास्फोरस यानी NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम का अनुपात 0:1 के अनुपात में, 1:2 के अनुपात में, 1:3 के अनुपात में हो सकता है। तो यही वाला हो जाएगा। ठीक है, 12वां, अरहर का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, तो भारत में माना जाता है, भारतवर्ष में। ये इंपॉर्टेंट है, भारतवर्ष में। अरहर का, जिस प्रकार से कपास की उत्पत्ति भी भारतवर्ष में मानी जाती है कि भारत का मूल का पौधा है, उसी प्रकार से अरहर की भी उत्पत्ति भारत में मानी जाती है। 13वां नंबर, मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति, अरहर की एक प्रजाति है। मालवीय चमत्कार अरहर की एक प्रजाति, मालवीय चमत्कार अरहर की एक प्रजाति है। अरहर की अन्य कौन कौन सी प्रजातियां हैं, अमर, आजाद, बहार, मालवीय विकास, ये सभी हैं। एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। 14वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही है, तो अरहर की एक जो प्रजाति है बहार है, बाकी गलत। बहार अरहर की एक प्रजाति है। बहार किसकी प्रसिद्ध प्रजाति है, बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है अरहर की। ठीक है, अगला मटर जो है, मटर की पत्ती विहीन जाति, यानी ऐसी मटर उगने वाला पौधा जिसमें पत्ती होती है उसको अपर्णा, जैसे कि नाम से पता चला, अपर्णा क्या है, मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है। 17वां नंबर क्वेश्चन है, 11-12 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो ऐसे पूछ सकता है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, कौन सबसे 3 बड़े राज्य उत्पादक हैं, विश्व के में सबसे अधिक दालें कौन उत्पादन करता है, कौन निर्यात करता है। तो ये आर्थिकी आती है, उसमें सारे क्वेश्चन रहते हैं, इस तरह के सारे डेटा रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो कौन सा, सूर्या जो है अलसी की प्रजाति नहीं है। ठीक है, अलसी की प्रजाति सूर्या नहीं है, बाकी इसमें सही है। मटर की प्रजाति है सपना, सरसों की प्रजाति है वरुणा, मूंगफली की है कौशल। ठीक है, इस तरह हमारे जो इसका था क्वेश्चन आंसर सारे हो चुके हैं दलहनी फसलों के। अब हम इसका नोट्स देख लेते हैं। तो इसका नोट्स देखते हैं दलहनी फसलों का। भारत में अधिकांश जनसंख्या की प्रोटीन की प्राप्ति सबसे प्रमुख साधन दाल के माध्यम से होती है। यानी प्रोटीन प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन भारत में दाल ही है। दाल बहुत खाते हैं भारत में, देख लो सब दाल पी रहे होते हैं। ठीक है, एक टाइम तो दाल बनता ही है ज़्यादातर घरों में। रबी, खरीफ, जायद जो दाल होती हैं, तीनों फसलों के अंतर्गत दाल की कृषि की जाती है। यानी दालों की खेती रबी, खरीफ, जायद तीनों कृषि मौसम के दौरान की जाती हैं। भारत की प्रमुख दलहनी फसलों में अगर बात करें, चना, उड़द,
मूंग, मटर, मसूर, अरहर हैं। दलहनी फसलों में एक विशेष गुण होता है कि ये हवा से नत्रजन यानी नाइट्रोजन को संचित कर सकती हैं। राइजोबियम क्या होता है, जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में एक गांठ होती है, गांठ में एक जीवाणु रहता है, बैक्टीरिया रहता है, और वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन कोबाल्ट होना चाहिए। तो कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए आवश्यक तत्व है। विटामिन बी 12 संश्लेषण भी करने में सहायक होता है। भारत में दालों का अत्यधिक उपभोग होने के कारण इसका अग्रणी हम उत्पादक हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें दालों का आयात करना पड़ता है। भारत दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। अब आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार कुछ डेटा दिया गया है कि दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये बदल जाएगा, इसको बार बार देखेंगे। फिर अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है भारत के दलहनी फसलों में अरहर का प्रमुख स्थान है। जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनमें अरहर का प्रमुख स्थान है। अरहर की फसल का जो कितना तापमान है, अरहर की फसल को उपजाने के लिए कितना टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 40 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की ज़रूरत होती है। इसकी फसल गंगा मैदान के जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र से लेकर प्रायद्वीप भारत के काली मिट्टी तक के क्षेत्रों में उगाई जाती है, यानी गंगा के मैदान में भी यह उगाया जाता है और प्रायद्वीप भारत के काली मिट्टी वाले क्षेत्र में भी यह इसकी खेती की जाती है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो कह रहा है त्रुटिपूर्ण अपवाह, यानी पानी के निकासी की अगर सही व्यवस्था नहीं है, जल का अधिक जमाव हो जा रहा है, पाला पड़ जा रहा है, तो इससे क्या होगा, यानी पानी जमा रहता है, बहता नहीं है, पाला पड़ जाता है, तो उससे क्या होता है, दलहनी फसलों के लिए ये सब हानिकारक होता है। अरहर की उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई थी ऐसा माना जाता है। फिर 24-25 के आंकड़ों के अनुसार कह रहा है भारत में सर्वाधिक अरहर का उत्पादक कौन है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, चेंज हो जाएगा। अगला जो हमारा पॉइंट है कह रहा है मालवीय चमत्कार अरहर की एक प्रजाति है। ये इंपॉर्टेंट है कि अरहर की प्रजातियों के बारे में बात हो रही। अरहर की एक प्रजाति कौन सी है, मालवीय। अरहर की एक प्रजाति है मालवीय चमत्कार। इसके अतिरिक्त अन्य जो प्रजातियां हैं अमर, आजाद, बहार, मालवीय विकास, ये सभी है। पारस। आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार अगला जो पॉइंट हमारा आ जाता है चना। चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, ये भी नया डेटा आएगा तो नए हिसाब से कि चना का सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, अरहर का सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, क्योंकि ये सभी दलहनी फसलें हैं। जो फलीदार फसलें या कहें जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें संतुलित उर्वरक अनुपात, यानी कितना जो उर्वरक होते हैं उनमें जो पोषक तत्व होते हैं किस मात्रा में होने चाहिए, यानी NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम 0:1:1 या 0:1:2:2 के अनुपात में, 1:2:3 के अनुपात में होना चाहिए। उड़द एक उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। यह उत्तर भारत में खरीफ में और दक्षिण भारत में रबी और खरीफ दोनों मौसम में फसल पैदा की जाती है। यानी उड़द उत्तर भारत में ये तो मूलतः उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। उत्तर भारत में केवल खरीफ के मौसम में पैदा होता है, यानी गर्मी के समय में उगाया जाता है इसको, और दक्षिण भारत में चाहे ठंडी में चाहे गर्मी में दोनों समय में उपजा दिया जाता है। तो इस तरह हमारा दलहनी फसलों वाला चैप्टर खत्म हुआ।